मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद फन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण की बात करेंगे, जो कि विज्ञान कक्षा 6 का ये एक यूनिट है, जिसमें हम पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपने नारियल का तेल देखा होगा, जाड़े के मौसम में बर्तन में ठोस रूप में जम जाता है। वहीं गर्मी में ये तरल द्रव के रूप में होता है। मोम ठोस रूप में भी होता है और गर्म करने पर ये द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये जो मोम है ये वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल को दैनिक जीवन में हम 3 प्रकार से पाते हैं, एक तो ठोस के रूप में, जल के रूप में और जलवाष्प के रूप में, यानी कि बर्फ, जल और जलवाष्प, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ठोस की, सॉलिड। तो जो ठोस होता है काँच, यदि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें और सोचें काँच की एक गोली को एक थैले में से निकाल करके हाथ में लें, फिर ग्लास में रखें और देखें कि क्या उसकी बनावट या आकार में कोई परिवर्तन होता है। तो क्या पाते हैं, काँच की गोली को थैले में लें, हाथ में लें, ग्लास में लें, परंतु इसके आकार और आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। इससे स्पष्ट है कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम लोग कारण की बात करें तो पाते हैं कि ठोस पदार्थों में जो कण हैं, अणु, वो बहुत पास-पास होते हैं। इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे-छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है। तो ये जो ठोस पदार्थ में जो अणु होते हैं या कण होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत पास-पास होते हैं और पास-पास होने के कारण इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो इन्हें एक साथ आपस में बांधे रखता है। तो ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं। इसी कारण इनकी आकृति, आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जो दूसरा है वो है द्रव, यानी कि लिक्विड। अब द्रव के बारे में हम क्या पाते हैं कि 1 लीटर के नापना जो होता है ना, नापने वाला बर्तन होता है, वो पूरा पानी से भरें। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेलें। क्या पाते हैं कि नापने में जब वो था, 1 लीटर का जो नापना होता है उसमें जब था, तो इसकी आकृति उस नापने जैसे दिखाई दे रही थी। जब उसे भगोने में रखा गया तो उसकी आकृति भगोने जैसे दिखाई देने लगी, परंतु किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि 1 लीटर था तो वो 1 लीटर है। तो जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, परंतु उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। अर्थात ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से क्या होते हैं? थोड़े से दूर होते हैं, है ना? जैसे पहले मैंने बताया था, तो अगर इस चित्र में देखें तो क्या पाते हैं कि जो द्रव के अणु हैं, ठोस अणुओं की अपेक्षा थोड़ा-सा दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा-सा कम होता है, जो निश्चित ज़रूर होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं गैस की। जो तीसरी अवस्था है, क्या है? गैस है। तो तीसरी गैस अवस्था में हम लोग देखते हैं कि घर में जलती हुई अगरबत्ती को आपने देखा होगा, धूप बत्ती को आपने देखा होगा। इनमें से काले या भूरे रंग का धुआँ निकलता है जलाने पर। तो इस धुएँ की बनावट एवं आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत दूर-दूर होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये आपके गैस के अणु हैं, कण हैं। ये ठोस और द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूर होते हैं। इसमें आपसी आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। अर्थात फिर हम लोग क्या पाते हैं कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को हम लोग ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जाता है। ये एक चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ ठोस है, तो इनके अणु एकदम चिपके हुए पास में हैं। द्रव में थोड़ा-सा दूर है, परंतु गैस में हम क्या देखते हैं कि इनके अणुओं की जो दूरी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।